हेलो एवरीवन, आई एम संदीप बिनकालबल एंड वेलकम अगेन इन माय ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग जो है टेंस पढ़ेंगे और ये हमारा जो है टेंस का पार्ट 2 वीडियो होगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है टेंस को रिकॉग्नाइज करना सीखे हुए थे। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो पहले आप उसे देख लेंगे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि उसमें हम लोग हर तरह के सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना सीख लिए थे कि कौन सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस और उसके चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखेंगे। चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस और उसके चारों पार्ट्स। ये वाला चीज है जो हम लोग उस वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस में। देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में पता ही है कि हर टेंस का 4 पार्ट्स होता है, जो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले वाले वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पहचान क्या होता है वो सारा हम लोग बात कर लिए थे पिछले वाला में, तो इसलिए इसमें हम लोग पहचान के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कभी कभी जरूरत के अनुसार मैं बोल भी दूंगा। जैसे प्रेजेंट का मतलब होता है हाँ। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है जी? हाँ, यानी जब भी किसी वाक्य के अंत में ह लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट है। और इंडेफिनिट का मतलब ताते थी, यानी ता है ती है ऐसे करके रहेगा। अब इसका नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब 1 या 5 क्या होता है इसके बारे में हम लोग वर्ब वाला चैप्टर में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो पीछे जा करके प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर का वीडियो है, उसको आप देखते चलेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा रूल हो गया। अब इस पे कुछ सेंटेंसेज हैं। तुम पत्र लिखते हो, तो सेंटेंस के लास्ट में आया है ना, और उसके पहले क्या है? तो आया है, यानी कि ये इंडेफिनिट का है। तो हम सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट तुम, तो हम लोग यू लिख लिए। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लिखना होता है, तो यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यू राइट। और पत्र है तो अ लेटर, यानी यू राइट अ लेटर हो जाएगा। उसके बाद है वह अंग्रेजी बोलता है, तो सब्जेक्ट क्या है? ही है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? देखिए बनाने के लिए हम लोग को रूल पे देखना होता है, ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा। बस रूल को देखिए, अपने आप सब लिखा जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखे? ही। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है? बोलना। वर्ब किसी को पहचानने तो आता ही होगा, मैंने डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि जिस हिंदी वाले शब्द के अंत में ना लगा रहता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, वो सारे वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे बोलना यही ना है ना वाला, तो यानी कि ये क्रिया है। तो सब्जेक्ट हो गया ही और क्रिया हो गया स्पीक। अब क्योंकि ये ही है, इसी एंटोनिम के साथ में एस लगता है। क्यों लगता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे ही स्पीक्स कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है जी? इंग्लिश है, तो इंग्लिश लिख लेंगे, ठीक है। और इंग्लिश यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी भाषा का नाम हो तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो ही स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नोट है जिसको हम लोग समझेंगे। कोई भी मेन वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में वो जो होता है वो प्लूरल होता है। मेन वर्ब बेस फॉर्म का मतलब क्या? हम लोग वर्ब में डिस्कस किए थे, ये वर्ब 1 2 3 4 सब होता है ना, फिफ्थ तक ऐसे करके। तो ये जो बेस फॉर्म इसको बोलते हैं, ये हमेशा अपने बेस फॉर्म में क्या होता है? प्लूरल होता है। और जब हम इसको इसमें एस जोड़ देते हैं तो वो फिफ्थ वाला बन जाता है और ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। वहां पे एस जोड़ते हैं तो पहले ऑलरेडी ही प्लूरल होता है, बाद में सिंगुलर बनता है। डिस्कस किए थे वो वाला चैप्टर में। और यही कारण है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और अगर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर रहता है तो क्रिया भी हमें सिंगुलर चाहिए होता है, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो क्रिया भी हमें प्लूरल चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। इसको समझेंगे हम लोग। देखिए अब है क्या कि यहाँ पे बॉयज है, तो बॉयज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, क्रिया भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो ये प्ले क्या है? प्ले किस में आएगा? इसमें आएगा, और उसमें प्ले चला जाएगा, तो प्ले प्लूरल है, तो इसलिए हम लोग बॉयज प्ले लिखे हुए हैं। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अ बॉय, एक लड़का है, तो सिंगुलर हो गया ना। और क्रिया हमें कैसा चाहिए? सब जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा क्रिया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो इसलिए हम प्ले, ये जो प्ले है ये प्लूरल होता है और एस वाला सिंगुलर होता है। ये नाउन के, अगर नाउन से तुलना करिएगा तो ये उल्टा हो जाता है उसका। जैसे बॉय सिंगुलर और बॉयज प्लूरल, तो नाउन में क्या होता है कि एस जोड़ने पे प्लूरल बनता है, लेकिन ये उल्टा है, इसमें एस जोड़ने पे ये उल्टा सिंगुलर बन जाता है, प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि प्लूरल पहले से ही ये होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर वर्ब हो गया, और बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसा देश वैसा भेष। अब यहाँ पे एक और नोट है कि जिस हिंदी वाक्य में दो वर्ब एक साथ आ जाते हैं तो, और नाने नी जैसा लगा भी रहता है, तो जब हिंदी वाक्य में दो वर्ब आ जाएंगे एक साथ तो क्या करते हैं कि दूसरे वाले वर्ब के पहले हम टू लगा के उसको इंफिनिटिव बना देते हैं। और कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी जो है टू के बाद में जब वर्ब आता है तो हमेशा V1 में आता है, ठीक है।
फर्स्ट फॉर्म में आता है। अगर पहले भी दूसरे रूप में है तो वो चेंज होकर फिर V1 में हो जाता है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखते हैं। तुम अंग्रेजी सीखते हो, नॉर्मल है, हाँ है और ता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसी नेम पे बनेगा। सब्जेक्ट लिख लिए यू और उसके बाद लिख लिए क्रिया के रूप में लर्न और इंग्लिश लिख लिए। अब इसमें जरा देखिए, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, सीखना चाहना दो को क्रिया है, तो हम लोग पहले मेन वाले को लिख लेंगे जिससे हमें टेंस का पहचान हो रहा है। सब्जेक्ट लिख लिए यू और उसके बाद इसके वजह से पहचान हो रहा है तो हम लोग ये चाहिए के लिए वांट लिख लिए, ठीक है। तो यू वांट हो गया। अब इसमें एस नहीं ना जोड़ना है क्योंकि यू है तो एस थोड़े ना जोड़ेंगे। और उसके बाद देखिए सीखना आ गया, तो लिखना था ना वर्ब, तो हम लोग टू लर्न लिख दिए, यानी क्योंकि दो को क्रिया आता है तो हम लोग टू जोड़ देते हैं दूसरे के पहले। तो यू वांट टू लर्न और ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। यानी दो को जब भी आएगा क्रिया तो दूसरे वाले के पहले टू जोड़ देना है। तो ये हमारा जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, प्रेजेंट के बाद कौन सा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको मैं ले रहा हूं टीचिंग मेथड में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हा रहता है तो प्रेजेंट होता है। अब कंटिन्यूअस का क्या पहचान होता है भाई, तो रहा रही, तो यानी रहा है रही ये रहेगा। अब इसका रूल क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V4। देखिए कंटिन्यूअस जहां भी कान से सुनाई पड़ा समझिए को क्या है, V4 वहां पे लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेज है, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। मैंने बताया पहले ही कि ह रहेगा और रहा रही रहेगा, तो ह दिया ही है और रहा रही दिया ही है। नियम हमारे सामने है, बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इसी को नियम को ही देखना है, अपने आप बनते जाएगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें क्या है जी, हम लोग है तो वी लिख लिए। फिर कह रहा है कि एम इज आर, तो हम लोग के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ज्यादा लोग है तो ज्यादा वाला लगेगा ना, इसमें ज्यादा वाला कौन सा है, आर, वी आर। उसके बाद क्या है जी, V4 है, तो वर्ब क्या है इसमें, सीखना। अब सीखना को हम लोग लर्न बोलते हैं, लर्न का V4 क्या होगा, V4 का मतलब ING, तो वी आर लर्निंग। उसके बाद क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख लिए इंग्लिश। यानी हम लोगों को बनाने में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, नियम को देखते रहिए, बनाते रहिए, तो ठीक है ना, बनते जाएगा, अपने आप हाथ चलते जाएगा। उसके बाद है वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो इसमें फिर आ जाते हैं नियम पे ही। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही लिख लिए। ही के साथ एमिजार में से क्या लगेगा, इज, तो इज लिख लिए। फिर उसके बाद क्या है, V4 है, तो वर्ब में क्या है, बोलना, बोलना का स्पीक होता है, ING जोड़ देंगे तो V4 बन ही जाएगा, तो ही इज स्पीकिंग। फिर क्या है जी नियम में, ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट लिख लिए। तो एकदम एग्जैक्टली हम लोगों को बनाने आ जाएगा यदि हम रूल को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। अब लगेगा कि ये क्या है, मैं समझा देता हूँ। तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है ये, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब देखिए ये सब क्या है, तो सब्जेक्ट हम लोग पढ़े थे ना चैप्टर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की ये चारों फॉर्म है, क्या है, चारों फॉर्म है, सब्जेक्ट ये सब बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट अगर कोई बोले कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो मी होता है। आई का अपना अंग्रेजी हिंदी में इसको बोलते हैं, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन, माइन हो जाता है। उसी तरह से वी का अस, आवर हो जाता है इसका पजेसिव एडजेक्टिव, और इसमें एस जोड़ देते हैं, पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। वैसे ही यू का यू, योर और योर्स, लास्ट वाला में ना एस जोड़ते चले जाता है। दे का देम, देयर और देयस। ही का हिम ऑब्जेक्ट है और हीज हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, हीज इसका प्रोनाउन भी होता है। सी का हर, हर और उधर हर्ष जोड़ देंगे, एस जुड़ जाएगा। ईट का ऑब्जेक्ट ईट होता है और यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव में ईट्स हो जाता है और उधर कुछ नहीं होता है। वैसे वन का वन और वंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट के फॉर्म है जो कि ट्रांसलेशन बनाते समय यूज होते हैं। अब सबके अलग अलग है, मतलब सबका अपना अलग अलग फॉर्म है, तो इसलिए जो है किसी मतलब कि एक का दूसरे वाला में यूज नहीं करना है, सबका अलग अलग दिया गया है। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज सीख लेते हैं। यहाँ इसका यूज कब करते हैं, देखिए कई बार हम लोग क्या होता है कि जब हम डिस्कस करते हैं कि मुझे कलम है, या फिर किसी से पूछा जाता है कि मुझे का स्पेलिंग क्या होता है, वर्ड क्या होता है, तो बता देते हैं बहुत सारे लड़के कि मुझे का मी होता है। मुझे का मी नहीं होता है। अगर मुझे का मी होता तो चलिए ये एक सेंटेंस है, मुझे एक कार है, मुझे एक कार है, तो इसको क्या बनाएंगे, मुझे का मी होता है, तो मुझे का मतलब मेरे अनुसार नहीं, बहुत लोग बताते हैं तो उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। मी हैज अ कार, ऐसे तब तो बनाना पड़ेगा ना जी, लेकिन ऐसा तो बनाते नहीं, हम लोग तो बनाते हैं कि आई हैव अ कार, मी हैव अ कार, मी हैज अ कार, तो बनाते नहीं है, हैज नहीं बल्कि हमें हैवी लिखना चाहिए था। तो मी हैव अ कार तो हम बनाएंगे नहीं, नहीं बनाते हैं,
हम लोग आई लिखते हैं। आई क्यों लिखते हैं? आई लिखते हैं यानी कि आई मतलब भी मुझे होता है तभी तो लिखते हैं ना। अब ऐसा क्यों होता है अब मैं बता रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ पहले, फिर उसके बारे में बताऊंगा। देखिए इस पे ही समझ लेंगे हम लोग। पहले इस ऑब्जेक्ट को समझते हैं। जैसे वह मुझे बुला रहा है, तो देखिए ये सेंटेंस है, वह मुझे बुला रहा है। तो वह मुझे बुला रहा है, ये सेंटेंस कंटिन्यूअस का है। नियम पे चलते हैं, बनाते चलते हैं, फिर हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वह पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख लिए ही, फिर उसके बाद एम में से कोई एक लिखना है तो इज लगेगा तो लिख लिए। फिर क्रिया लिखना है तो क्रिया से बुलाना है, बुलाना कॉल, और बी फोर करेंगे तो कॉलिंग हो जाएगा। मुझे आ गया ना, मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? मुझे। तो मुझे का क्या होता है? अभी तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए आई, तो मुझे का यहाँ पे आई लिखना चाहिए ना हम लोगों को। आई मतलब ही होता है मुझे, मेरा, मैं, सब आई का ही मतलब होता है। लेकिन हम यहाँ आई न लिख करके मी क्यों लिखे हैं? क्योंकि नियम कह रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और आई मतलब मुझे होता है, पर हम यहाँ आई लिख नहीं सकते क्योंकि नियम ऑब्जेक्ट मांग रहा है, और आई लिखेंगे तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं आई को ही, लेकिन नियम के अनुसार आई को पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तब जाके हम लोग यहाँ पे मी लिखते हैं। क्लियर हुआ? हम लोग मी क्यों लिखते हैं? मी इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट चाहिए होगा तो सब्जेक्ट लिख देंगे। इसमें क्या है? मुझे एक कार है, उसमें मुझे सब्जेक्ट था तो हम लोग आई लिखे उस दौरान। तो याद रखना है यही चीज। और देखते हैं, शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं कि ये है, शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? टीचर, और टीचर तो पोजीशन होता है तो द लगेगा ना, द टीचर। उसके बाद एम में से इज, उसके बाद पढ़ाना का टीच, तो आई जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। हमें पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? हमें पढ़ा रहे हैं। तो हमें इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखना है, हमें का वी होता है, पर हम वी लिख नहीं सकते क्योंकि नियम कह रहा है कि हमें क्या दीजिए? ऑब्जेक्ट दीजिए। तो हम वी को पहले ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं और तब यहाँ पे लिखते हैं अस। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही हम लोग जो है यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं अपना काम कर रहा हूं। अब ये दोनों जो सेंटेंस थे एग्जांपल, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट थे। अब हम लोग जरा इसको देखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव को देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, तो देखिए ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हेडिंग भी तो उसी का है ना। बनाना शुरू करते हैं डायरेक्ट। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई है तो आई लिख लिए, एम लगता है एम भी लिख लिए। यहाँ पे वी फोर लिखना है तो काम करना, करना का क्या होता है? डू, तो आई जोड़ देंगे डूइंग। अब इसमें दे दिया है अपना काम, देखिए अपना काम, तो अपना का अंग्रेजी तो इतना सारा होता है, कौन सा लिखेंगे? तो कौन काम कर रहा है ये देखना है। मैं अपना काम कर रहा हूं, यानी मैं कर रहा हूं अपना काम, तो यानी कि आई कर रहा है अपना काम। आई का क्या होता है? माई होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? माई। वर्क का, काम का वर्क, तो हम लोग वर्क लिख लिए, यानी कि आई एम डूइंग माई वर्क। तो जो काम करेगा ना उसी का अपना का अंग्रेजी लिखना है। ये नहीं कि आई काम कर रहा है आ लिख दीजिए यू वाला योर, तो हो जाएगा झगड़ा कि भाई मेरा वाला उसमें कहाँ चला गया, तुम मेरा क्यों ले लिया, तुम अपना लो। तो ध्यान रखना है इस बात को। वह अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही इज डूइंग। अब अपना काम यहाँ पे भी आया हुआ है। काम कौन कर रहा है जी? वह। अब वह अपना काम कर रहा है, यानी ही अपना काम कर रहा है, तो ही का अपना का अंग्रेजी देखेंगे ना तो ही वर्क लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या सीखे? ऑब्जेक्ट का और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज सीखे कि कब कब इसका यूज करना है। ठीक है ना? अब देख लेते हैं एक और भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में ही आएगा। हर किसी को अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, तो हर किसी को वन बोलते हैं। वन शुड यूज हो गया क्रिया के रूप में। और टेक केयर ऑफ, अपना, वन यानी हर किसी को अपना, तो यानी वन को अपना, अपना की बात आ रही है, तो वन का अपना का अंग्रेजी क्या होता है? वंस, तो इसलिए वन सेल्फ लिख दिया गया। नेक्स्ट है हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, तो वन शुड कीप, फिर आ गया है अपना, तो वन के लिए अपना का अंग्रेजी वंस होता है, इसलिए यहाँ पे भी वंस प्रॉमिसेस लिखा गया है। अब यहाँ पे इसका भी यूज होता है, पर इसका यूज हम लोगों को बाद में सीखना है, अभी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो है सब्जेक्ट का तो ऑलरेडी हम जानते ही थे, ऑब्जेक्ट और हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों का सीख लिए। इसका जरूरत पड़ेगा आगे, मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हुआ। अब चलते हैं परफेक्ट में। अच्छा चलिए, नोट भी है, नोट भी है, इसको भी समझ लेते हैं, फिर परफेक्ट में चलेंगे। देखिए नोट ये है
कि यहाँ पे एक चीज दिखाया गया है पिक्चर के रूप में कि ये एक प्लेस है, क्या है, एक जगह है, मान लीजिए जगह है, और हम जब किसी जगह की तरफ जाते हैं तो एक दिशा में हम लोग जा रहे होते हैं ना, और कुछ समय जाते जाते उस दिशा तक पहुंच जाएंगे, यानी उसमें मिल जाएंगे, मिलन हो जाएगा हमारा, उस जगह तक पहुंचते पहुंचते हम पहुंच जाएंगे। तो जब हम किसी दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, मीटिंग होता है वहां पे। मीटिंग मतलब हम धीरे धीरे वहां पहुंच जाते हैं, उससे मिल जाते हैं, तो मीटिंग होता है वहां पे, ठीक है। तो जब मीटिंग होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। जब भी हम किसी दिशा में जाएंगे तो वहां पे हम टू यूज करेंगे। वहीं अगर हम कहीं से वापस आते हैं, देखिए तीर यहाँ पे दिखाया गया है कि हम जा रहे हैं, और यहाँ पे इस जगह से हम क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो जब हम किसी जगह से अलग होंगे, सेपरेट होंगे, तो वहां पे फ्रॉम यूज करना है, और जब किसी जगह पे जाके मिल जाएंगे तो टू यूज करना है। यानी कि जब मिलन होगा तो टू, और जुदाई होगा तो फ्रॉम। जुदाई जुदाई होता है ना, तो वहां पे फ्रॉम लगेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन बनाते वक्त ध्यान रखने हैं। और होता क्या है कि जब हम कहीं जाते हैं और कहीं मिलना रहता है तो वहां पे हिंदी में कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि यहाँ, के तरफ, के पास, इस तरह के शब्द आते हैं, तो उनके लिए टू ही यूज करना है। ये नहीं कि सोचने लगना है कि के पास का क्या होगा जी, के तरफ का क्या होगा जी, कुछ नहीं सोचना है, टू होगा, काम खत्म। और जब हम कहीं से वापस आते हैं तो उसमें हिंदी में ज्यादातर हम लोग को से मिलता है, जैसे बक्सर से आ रहा हूँ, तो बक्सर क्या हो गया, बक्सर से अलग हो रहा है ना, सेपरेशन हो रहा है, तो बक्सर से आ गया, तो से के लिए फ्रॉम यूज कर लेना है। कोई बोलेगा कि वह पटना से आ रहा था, तो पटना से, तो यानी जब सेपरेशन वाली बात होती है तो से आता है हिंदी में, और जब मिलन वाली बात होती है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड आते रहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स। वे लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस है, वही नियम लगेगा जो हम शुरू में देखे। दे आर गोइंग, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं ना, तो टू द डॉक्टर। अगला है लड़के स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो बॉयज आर गोइंग टू द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन की तरफ जा रहे हैं तो टू लगाना ही है। नेक्स्ट है दीपक पूरब की तरफ जा रहा है, तो दीपक इज गोइंग टू द ईस्ट, क्योंकि पूरब की तरफ जा रहा है। और ईस्ट क्या है, वो दिशा का नाम है। आर्टिकल के पूरब हम लोग पढ़े थे कि आर्टिकल जब ये डायरेक्शंस के नाम आते हैं, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उसके पहले हम टू लगाते हैं, ये सॉरी द लगाते हैं, तो इसलिए द लगा हुआ है। मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो ये भी तो कहीं जा करके एक प्लेस में मिलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे भी टू लगेगा। जैसे आई एम गोइंग टू माई हाउस। और अपना का अंग्रेजी भी डिस्कस किए थे पीछे कि मैं अपना, यानी मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई का अपना का अंग्रेजी माई होता है, तो यहाँ पे माई लग जाएगा। मैं पटना से आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, तो यहाँ पे अलग हो रहा है ना, सेपरेशन हो रहा है। तो पहले बनाया कि आई एम कमिंग, कहाँ से आ रहा है भाई, तो पटना से, तो फ्रॉम पटना। जहां से आते हैं उसके पहले ही फ्रॉम लगाते हैं। वह स्कूल से आ रहा है, तो ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम स्कूल। अच्छा, एक चीज और भी है कि यहाँ पे अगर मैं पूछ दूं कि मैं उसका काम कर रहा हूं, ये रहा, समझना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, आई एम डूइंग। अब देखिए उसका यानी अपना ही आ रहा है, तो मैं उसका काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अब माई वर्क नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन अपना काम नहीं, उसका काम, तो उसका का ही होता है, और ही का काम हो रहा है, तो ही का अपना का अंग्रेजी क्या होता है, हिज होता है। तो यानी यहाँ पे हिज वर्क लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें अपना का अंग्रेजी जो मिलता है वो देखना है कि पहले कि काम किसका हो रहा है, जिसका काम हो रहा है उसी के अनुसार उसका वाला लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक और नोट है, नहीं है, परफेक्ट आ गया, खत्म हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हम लोगों का कि नियम तो पता ही है, हाँ और चुका चुकी ये सब लगा रहेगा, एंड चुका है चुकी ऐसा करके रहेगा। ये सारा हम लोग रिकॉग्नाइज वाले बात पढ़ लिए पहले ही, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज्यादा उस पर। अब इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैवेस प्लस V3। जैसे परफेक्ट सुनाई दिया काम से तो समझ लेना है कि वो V3 है। परफेक्ट का मतलब V3, ठीक है ना। देखते हैं, माँ खाना बना चुकी है, तो चुकी है आ ही गया है, सब्जेक्ट के रूप में मदर है। देखते हैं, इसको देखते ही बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखना है, मदर लिख लिए, हैव में से हैज लिख लिए। क्रिया लिखना है तो क्रिया इसमें बनाना है, तो बनाना कुक होता है, लेकिन V3 लिखना है, कुकड लिख लिए। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट फूड लिख लिए। उसी तरह से अगला है, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो सब्जेक्ट लिखना है तो ही लिख लिए, ही के साथ क्या लगता है, हैज लिख लिए। फिर उसके बाद क्रिया चाहिए था, क्रिया इसमें समाप्त करना है, समाप्त करना का क्या होता है जी, फिनिश। अब तीसरा रूप चाहिए तो फिनिश्ड कर लिए। उसके बाद क्या है, अपना काम, तो अपना काम ना, फिर अपना का अंग्रेजी आ गया, यानी उसने अपना काम, तो उसने अपना यानी ही ने अपना काम किया है, तो ही का अपना का अंग्रेजी क्या होता है, हिज, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, हिज वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मैंने एक कलम खरीदी है, तो सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ हैव लगता है हैव, और खरीदना का बाई, तो बाई का तीसरा रूप बॉट, और एक कलम का अ पेन। लवली सो चुकी है, तो यानी लवली, और इसके साथ हैज लगेगा तो हैज,
और सोना का स्लीप होता है तीसरा रूप स्लेप्ट, यानी लवली हैज स्लेप्ट। तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। अब लास्ट वाला टॉपिक आएगा, उसको भी देख लेते हैं। अब हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, ये लास्ट हमारा टॉपिक है आज का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो जानते ही हैं, मतलब प्रेजेंट है तो हर रहेगा और टाइम लगा रहेगा 2 घंटा 3 घंटा ये सब। अब इसके नियम को देखते हैं। देखिए नियम हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैवेस प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉसिल्स प्लस टाइम। अच्छा, इसमें देखना ये है कि क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी। परफेक्ट का मतलब अभी बताया मैंने कि V3 और कंटिन्यूअस का मतलब V4, तो इसमें दोनों होना चाहिए। तो परफेक्ट का मतलब V3, यानी देखिए V3 ये है, बी वॉज बीन। याद है हम लोग वर्ब वाला चैप्टर में डिस्कस किए थे कि बी का ही तीसरा रूप बीन होता है और बी फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी बीन यहाँ पे दे दिया है, परफेक्ट के लिए V3 दे दिया है। अब कंटिन्यूअस के लिए V4 चाहिए, तो उसके लिए भी V4 दिया ही है, यानी दोनों है इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फॉर सिंस प्लस टाइम लिखना है। फॉर सिंस कब यूज करेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ये समय के पहले दोनों में से एक लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं। लड़के 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब यहाँ पे है सब्जेक्ट लिखना है पहले, तो बॉयज लिख लिए, बॉयज के साथ हैव लिखना है। फिर उसके बाद बीन है तो बीन लिख लिए, V4 है तो V4 इसमें क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग लिख लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख लिए। अब कह रहा है क्या चीज, 3 घंटों से, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि टाइम लिखने से पहले फॉर या सिंस लिखना है। तो जब निश्चित समय दिया रहता है तो सिंस लगाते हैं, निश्चित नहीं दिया रहता है तो फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि समय 3 घंटा से है, मालूम नहीं ना कि कितने बजे से, निश्चित तो है नहीं, तो इसलिए फॉर 3 आवर्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट है, हम लोग सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो ये भी वही है, सुबह से दिया ही है। शुरू करते हैं यहाँ से, देखना है, नियम को बनाना है बाद में, आगे इधर बनाते रहना, देखते रहना है नियम पे। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हम लोग लिख लिए वी के साथ हैव लगता है तो हैव। फिर क्या है जी, बीन है तो बीन, और यहाँ पे क्रिया है तो क्रिया, क्रिया क्या है, इंतजार करना, इंतजार करना का वेट, तो वेट में V4 करना है तो एनजी जोड़ देंगे, वेटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, आपका इंतजार, तो आपके के लिए यू होता है ना। अब देखिए, जब भी वेट इज अ काइंड ऑफ वर्ब, ये जब भी आता है मतलब, और वेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के पहले हमें फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे ये जो फॉर है वो ये वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर नहीं है, ये फॉर लगा है किस लिए, इसके वजह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वेट के बाद में जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पहले फॉर लगाना है। तो वेटिंग फॉर यू, अब कह रहा है सुबह से निश्चित है, तो इसलिए हम लोग फॉर सिंस में से सिंस लगा कर लिख लिए, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब मैं जो है फॉर सिंस को थोड़ा डीपली समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडिंग बना दिया है, यूज ऑफ फॉर सिंस। तो फॉर का यूज कब होता है, फॉर का यूज होता है जब पीरियड ऑफ टाइम रहता है, यानी समय जब निश्चित नहीं दिया रहता है। इसको पहचानने का एकदम आसान तरीका है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैं इसको भी थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ, फिर समझाता हूँ, क्लियर। सिंस का यूज जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब समय निश्चित दिया रहे तब इसका प्रयोग होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है कि कैसे हम पहचानेंगे किसी टाइम को कि वो निश्चित है कि अनिश्चित है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कोई समय दे दिया, समझ ही नहीं पाते हैं कि अरे ये निश्चित है कि अनिश्चित है। 2 घंटा दे देता है, कई लड़के समझ भी जाते हैं और कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 घंटा दिया है तो निश्चित तो है कि 2 घंटा। तो इसको कैसे पहचानेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी चीज जो निश्चित होता है, यानी कोई आदमी ही है, अगर वो बात का पक्का हो तो कभी बदलेगा नहीं। वो हमेशा, अगर कोई सिचुएशन कोई भी हो, वो एकदम अपने बात पर टिका रहेगा, वो पलटेगा नहीं अपनी बातों से। तो वैसे आदमी को बोलते हैं कि भाई ये आदमी जो है बात का पक्का है। तो ठीक उसी तरह से कोई चीज जब निश्चित रहता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम समझ लेते हैं कि जो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फॉर जो है, यानी जब समय निश्चित नहीं दिया रहता है तो उसको कैसे पहचानेंगे। टाइम में क्या करिए ना कि इस लगा के, चाहे उसका प्लूरल बना के देखिए। अगर कोई समय दिया है उसमें प्लूरल बनाइए, अगर वो प्लूरल बन गया इसका मतलब वो बदल गया, आज जो बदल गया वो निश्चित नहीं है। तो अगर बात करें हम लोग HOUR, ये आर है मतलब घंटा वाला, तो क्या इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। एस जोड़ के आर्स होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि आर्स होता है, यानी ये चेंज हो रहा है। तो चेंज होने वाला चीज निश्चित थोड़ा ना होता है, तो ये तो पलटी मारने वाला चीज है, तो पलटी मारने वाला को हम लोग निश्चित नहीं ना बोलेंगे जी। तो ये आवर ऐसा वर्ड है जो निश्चित नहीं है, यानी ये जब भी आएगा तो इसके साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि क्या करके देखिए, प्लूरल बना के देखिए, अगर बन गया तो वो निश्चित नहीं है, और अगर प्लूरल नहीं बन रहा है तो फिर वो निश्चित है। अगर मान लीजिए मॉर्निंग है, क्या है, मॉर्निंग है, क्या हम लोग मॉर्निंग में एस लगा के मॉर्निंग्स बोलते हैं, किसी को आप बोलते हुए सुने हैं, गुड मॉर्निंग्स,
ना ऐसे करके सुने हैं? नहीं ना सुने हैं। तो जब भी हम प्लूरल बनाएंगे, अगर बन गया तो समझ जाइए को तो पलटी मार दिया, यानी वो निश्चित नहीं है, उसके साथ फॉर लगेगा। और प्लूरल बना रहे हैं, नहीं बन रहा है, यानी कि वो निश्चित रह रहा है, अडिग है, तो इसलिए उसके साथ सिंस लगेगा। अब कुछ एग्जांपल्स है, जैसे देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, तो यहाँ पे फॉर लगा दिए। 2 आवर्स है, मतलब घंटा है, ये 1 घंटा रहेगा तो आवर रहेगा, और घंटा 2 हो गया तो आवर्स भी हो गया, मतलब ये कभी आवर भी हो सकता है, कभी आवर्स भी हो सकता है। डे है, मेनी है इसलिए डेज हुआ है। अगर एक दिन रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डे। लेकिन जरूरत पड़ने पे इसमें एस लगा के इसका प्लूरल भी बन रहा है, यानी डेज भी हो जा रहा है। तो यानी ये जरूरत के अनुसार ये बदल रहा है, पलटी मार रहा है, तो इसलिए इसके साथ फॉर लगेगा। अब यहाँ पे भी डेज ही है। ये ईयर है, तो ईयर मतलब वही साल वाला, ऊपर मंथ भी दिया हुआ है, तो 1 साल रहेगा तो 1 ईयर बोलेंगे, लेकिन अगर ज्यादा साल हो जाएगा तो ईयर्स बोल देंगे, यानी ये भी पलटी मार रहा है। तो यानी कि ये सब बदलने वाले चीज है, इसलिए इसके साथ फॉर लगा है। ऊपर मंथ भी है, अगर 1 मंथ रहता तो मंथ रहता। अगर ये मत सोचिएगा कि 1 मंथ रहेगा तो यहाँ पे जो है हम फॉर नहीं लगा के सिंस लगा देंगे, मतलब सिंस लगा देंगे, सिंस नहीं लगाएंगे, ये गलत होगा। एस लगे चाहे मत लगे, जरूरत पड़ने पर लग तो सकता है ना, पलटी मार तो सकता है ना। तो यानी कि पलटी मार रहा है, यानी कि ये अनिश्चित है, तो इसके साथ चाहे वो 1 महीना हो और चाहे 4 महीना हो, लगेगा फॉर ही। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, सब हटा दिया मैंने। अब देखते हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम वाला में कि क्या ये पलटी मार रहा है कि नहीं। देखिए 2 o'clock है, तो बजे 1, 1 o'clock, अगर 1 बजता है तब भी हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बजता है तब भी हम लोग बोलते हैं कि क्लॉक, 1 o'clock। आज 5 बजा दीजिए तब भी हम लोग बोलेंगे कि 5 o'clock। ऐसा नहीं ना बोलते हैं कि 5 o'clock बज रहा है, तो 1 बजे चाहे 5 बजे हम लोग क्लॉक ही बोलते हैं, यानी पलटी नहीं मारता है ये, तो इसलिए इसके साथ सिंस लगा हुआ है। अब जनवरी फरवरी है, तो क्या हम लोग कभी ऐसा बोलते हैं क्या? जनवरीज, जुलाईज, मार्चेज, कौन सा महीना चल रहा है भाई? तो बोलेंगे कि सितंबर्स। कौन चल रहा है? तो मार्चेज। ऐसे नहीं ना बोलते हैं, यानी कभी बदलता नहीं है। तो ये क्या है? ये मंथ के जो नेम है, नेम क्या हो जाएंगे? वो निश्चित हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे भी सिंस लगा हुआ है। मॉर्निंग्स कभी नहीं होता है, इसलिए सिंस लगा हुआ है। मंडेज, ट्यूजडेज, संडेज, आज कौन सा दिन है? संडेज। ऐसे नहीं ना बोलते हैं, यानी कि बदलता नहीं है, इसलिए क्या है? सिंस है। 2025 चल रहा है, तो 25 से, ऐसे नहीं ना बोलते कि 2025 से चल रहा है, ऐसा तो बोलते नहीं है, इसलिए ये चीज क्या है? निश्चित है और सिंस लगेगा। चाइल्डहुड ऐसा करके जब दिया रहता है तो उसमें भी सिंस ही लगता है। तो जब भी आपको दिक्कत हो पहचानने में टाइम को कि निश्चित है कि अनिश्चित, उसको प्लूरल बना के देखिए, अगर बन गया तो अनिश्चित में चला जाएगा, फॉर वाला में, नहीं बना तो निश्चित है सिंस वाला में आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लास्ट होगा ये आज के हमारे टॉपिक। अब देखते हैं, और भाग रहा है। अब देखिए यहाँ पे मोहन कई दिनों से दौड़ रहा है, तो टेंस तो पहचान में आ ही रहा है, बनाते हैं डायरेक्ट एकदम। तो मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मोहन लिख लिए, मोहन के साथ हैज लगेगा तो हैज लिख लिए, बीन है तो बीन लिख लिए, क्रिया लिखना है, क्रिया इसमें दौड़ना है तो दौड़ना का रन, और क्योंकि V4 लिखना है तो रनिंग कर लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया नहीं है, खैर सीधे टाइम लिखना है। कई दिनों से, तो कई दिन से भाई, तो कई दिन तो दिनों, डे आ रहा है तो डे तो बदलते रहता है, इसलिए फॉर मेनी डेज हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। वे लोग 2 बजे से काम कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वॉकिंग। अब यहाँ पे क्या था? 2 बजे से, 2 o'clock, तो क्लॉक कभी क्लॉक से नहीं होता है, यानी ये निश्चित चीज है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है वह सोमवार से बीमार है, तो ही हैज बीन इल, और उसके बाद मंडे कभी मंडे से नहीं होता है, यानी ये निश्चित चीज होता है, इसलिए यहाँ पे सिंस। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग जो है आज के इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस का चारों जो पार्ट्स होता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सारा हम लोग क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पास्ट और उसके चारों जो पार्ट होते हैं उसको क्लियर करेंगे। तब तक से इसको जो है इसका नोट्स अपने कॉपी में बना लीजिएगा आप लोग, और इसका रिवीजन करते रहिएगा। मैं जल्द ही जो है इसका और अगला पार्ट जो है वो पास्ट के रूप में आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, तब तक से